भी नॉलेज है ग्राफ्स के बारे में। ओके, तो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके नाम में इंटरमीडिएट इनिंग्स है, बट ये ऐसा नहीं है कि बिगिनर्स को समझेगा नहीं। हमने बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है, और आपके मन से ग्राफ्स का डर भगाना, ये हमारा मोटिव है इस सेशन का। तो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स लुक एट द एजेंडा ऑफ आवर इवेंट। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद ग्राफ बेसिक्स। तो ग्राफ्स के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि नोड, एजेस, इनके बारे में हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स। अब ग्राफ्स तो देख लिया, पर उससे रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी लिस्ट, इन तरह के रिप्रेजेंटेशंस को हम सीखेंगे। उसके बाद बीएफएस और डीएफएस की तरफ बढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे डरने की कोई बात नहीं है, हमने बहुत अच्छी तरह से विजुअलाइज करवाने की कोशिश की है। और आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे से ये समझेगा भी। उसके बाद हम देखेंगे कि बीएफएस और डीएफएस में डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस जानना भी बहुत जरूरी है, और उसी के साथ उसके एप्लीकेशंस भी हम जानने वाले हैं। तो आप लोगों को बीएफएस और डीएफएस, ये जो कंसेप्ट है, बहुत अच्छी तरह से ग्रास्प होने वाली है। हाँ, थ्योरी पार्ट तो हो जाएगा, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। पर जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक आपको पता ही नहीं है कि ग्राफ्स पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तब तक इसका फायदा आपको सीपी में कुछ ज्यादा होने नहीं वाला। तो गाइस देखें, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है ग्राफ्स के साथ। सो टू स्टार्ट ऑफ विद टू दिस इवेंट, I would like to invite my friend and one of the finest executive team members of our CodeChef SQA chapter, Hed Patel. Hello, Hed. Please continue. Thank you, Sahil, for hosting such a great crowd. ओके, तो जैसा कि साहिल ने बताया, मेरा नाम हेत पटेल है एंड आई हैव बिन अ पार्ट ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव टीम सिंस अ ईयर. ठीक है, सो once done with my introduction, so now I'm from BE actually, so now we can proceed to today's topics. Okay, तो आज हम लोग पढ़ने वाले ग्राफ बेसिक्स, लेकिन ग्राफ बेसिक्स करने से पहले हम लोग कुछ प्री रिक्विजिट्स समझ लेंगे कि जो हमें पता होने चाहिए. ठीक है, जो हम लोग एक्सपेक्ट करें कि आप इनसे थोड़ा फेमिलियर रहो हो. तो सबसे पहला है स्टैक्स. ओके, स्टैक्स. सेकंड है क्यूज, और थर्ड है वेक्टर्स या लिस्ट. ओके, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको इनका वर्किंग और थोड़ा बहुत इनके बारे में पता हो. बाकी एकदम एक्सटेंसिवली ये यूज़ नहीं हो रहे हैं, लेकिन इनका वर्किंग आपको पता होना चाहिए. ओके, हम लोग खाली इतना एक्सपेक्ट करें कि आपको इतनी चीज़ें पता हो. ठीक है, तो अब वंस द प्री रिक्विजिट्स आर डन, तो हम लोग अब बढ़ सकते हैं ग्राफ बेसिक्स की तरफ. तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि कितने लोगों को ये पता है कि ग्राफ्स बहुत सारी कंपनीज के क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है. ओके, सो मैं बताना चाहूँगा, ऑलमोस्ट अभी तक मैं जितने भी प्लेसमेंट कंपनीज के प्लेसमेंट में बैठ चुका हूँ, ऑलमोस्ट हर कंपनी ने ग्राफ्स के बारे में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में पूछा ही है. ओके, तो ग्राफ्स टॉपिक वाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही हॉट टॉपिक है. तो हम लोग ग्राफ्स के बेसिक से क्लियर रहे तो बेटर रहेगा और हमें एक हेड स्टार्ट मिलेगा. ओके, और ग्राफ्स ऐसे देखा जाए तो कंसेप्चुअली बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है. तो हम लोग अब ग्राफ बेसिक्स थोड़ा आज समझेंगे. ठीक है, तो ग्राफ समझने से पहले हमें पहले समझना होगा कि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं. तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स एग्जैक्टली होता क्या है, तो जैसा कि नाम बता रहा है लीनियर. लीनियर मतलब एक लाइन, जिनको एक लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें. जैसे कि हो गए हमारे एरेज, क्यूज, स्टैक्स या लिंक लिस्ट. ओके, वेक्टर्स भी. तो ये सब जो होते हैं वो लीनियरली हम लोग स्टोर करते हैं. राइट, एक लाइन में होते हैं वो, एक के बाद एक या एक के पहले एक, ऐसा कुछ एक लाइन में होते हैं. सो इनको हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं. तो अब ग्राफ्स क्या है, तो ग्राफ्स होते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो कि लाइन में नहीं होते. उनमें होता क्या है, नोड्स और एजेस. बस यही है डेफिनेशन ग्राफ्स की, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स एंड एजेस. तो ये नोड्स एंड एजेस क्या है, तो नोड्स जो होते हैं उनको हम लोग वर्टेक्स भी बोल सकते हैं. तो ये जो आप वर्टिसीज देख रहे हैं, इनको बोलते हैं हम नोड्स. ओके, और जो लाइन इन वर्टिसीज को कनेक्ट करती है, जो कनेक्टिंग लाइन होती है, उसको हम लोग एक एज बोलेंगे. ठीक है, ये है बेसिक टर्मिनोलॉजीज. ओके, ये नोड्स और ये एजेस. देन एक पाथ करके एक टर्म हम लोग यूज करते हैं. पाथ क्या होता है, पाथ होता है दो नोड्स को
कनेक्टिंग जो राउट होता है उसको हम लोग एक पाथ बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर ले 0 से लेके 3 तक, तो 0 से लेके 3 तक का पाथ क्या हो सकता है, तो 0 से लेके 1 एंड देन 1 से लेके 3, ये एक पाथ हुआ। फिर 0 से लेके 4, 4 से लेके 3, ये एक पाथ हुआ। ऐसे हम लोग मल्टीपल पाथ्स निकाल सकते हैं जैसा आप चाहे, तो इनको हम लोग पाथ बोलेंगे। ओके, सो ये कुछ टर्म्स क्लियर होने के बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ। ठीक है, अब हम लोग ने आज तक अगर यूज़ किया हो जनरली तो एरेज ही यूज़ होता है, या लिंक लिस्ट यूज़ हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लिस्ट यूज़ करते हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, राइट, ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये ग्राफ्स रियल लाइफ प्रॉब्लम में कहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग, कहाँ यूज़ होता है। तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो है गूगल मैप्स। तो गूगल मैप्स क्या करता है, जो इंटरसेक्शंस होते हैं ना रोड के, उसको एज नोड्स ट्रीट करता है, और जो कनेक्टिंग रोड होता है, जो दो इंटरसेक्शन को कनेक्ट कर रहा है, उसको एज ट्रीट करता है, और इस तरीके से वो आपके लिए शॉर्टेस्ट पाथ या फास्टेस्ट पाथ या ऐसे कुछ निकाल के देता है। ओके, फेसबुक भी ग्राफ्स का यूज़ करता है, किस तरीके से, तो वो यूजर्स को एज वर्टिसेस ट्रीट करता है, और फ्रेंड्स को, मतलब जो लिंक्स है फ्रेंड्स के बीच में, उनको एज एज ट्रीट करता है। ठीक है, सो वंस क्लियर विद दिस, अब हम लोग बढ़ सकते हैं कुछ टाइप्स की तरफ। ग्राफ के कुछ बेसिक टाइप्स है, और ये खाली समझने हैं हमको, ठीक है, कंसेप्चुअली समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो पहला टाइप है डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। ठीक है, डायरेक्शन के बेसिस पे टाइप होता है। सो ये नाम में ही हमें पता चल रहा है कि जिसमें डायरेक्शन नहीं होगी, जिसके एज में कोई डायरेक्शन नहीं है, वो है अनडायरेक्टेड, और जिसके एज में डायरेक्शन है वो है डायरेक्टेड। तो ये डायरेक्शन और अनडायरेक्शन, मतलब डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड का यूज केस क्या है। तो अनडायरेक्टेड जो होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी नोट से हम किसी भी, मतलब अगर वहाँ पे एज प्रेजेंट है तो हम लोग आगे पीछे किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, जैसे कि 0 से 1 तक भी जा पाएंगे, 1 से 0 तक भी आ पाएंगे। ओके, और डायरेक्टेड में क्या होगा, तो फिर तो डायरेक्टेड में जिस तरफ एरो हो रहा है उसी तरफ जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ से 0 से 1 तक ही जा सकते हैं, 1 से 0 तक नहीं आ पाएंगे हम लोग। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड। अब एक स्पेशल चीज आप समझ लीजिए जो हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। अगर हमें कोई अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया गया हो तो उसको डायरेक्टेड में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो अनडायरेक्टेड को डायरेक्टेड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो अनडायरेक्टेड एज है उसको हम लोग दो डायरेक्टेड एजेस में चेंज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 0 से 1 के बीच में एक अनडायरेक्टेड एज है, राइट। तो इस अनडायरेक्टेड एज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 0 से लेके 1 तक एक डायरेक्टेड एज रखेंगे, और 1 से लेके 0 तक एक डायरेक्टेड एज रखेंगे। तो हो गया ना ये कन्वर्जन। अगर हम लोग सारी अनडायरेक्टेड एजेस को डायरेक्टेड बना दे तो अनडायरेक्टेड ग्राफ को हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी आगे जाके ये चीज़ यूज होने वाली है, इसलिए मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ। अब हम लोग कुछ और टाइप्स देख लेते हैं जिनको खाली हम लोग ऊपर ऊपर से समझ लेंगे कि एग्जैक्टली होते क्या है। तो सबसे पहले हमने अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड टाइप देखा, ठीक है। अब दूसरा टाइप है प्रेजेंस ऑफ साइकिल के बेसिस पे, साइक्लिक और एसाइक्लिक। तो साइक्लिक क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि जिसमें कोई साइकिल होगा। जैसे कि यहाँ पे ये नोट से आप अगर स्टार्ट करो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू आर स्टक इन दिस साइकिल, राइट। आप इस साइकिल में अटक सकते हो, इस लूप में अटक सकते हो। तो दैट्स व्हाट इज मेंट बाय अ साइक्लिक ग्राफ। यहाँ पे साइकिल प्रेजेंट है। और ए साइक्लिक में क्या होगा, ए साइक्लिक में कोई भी साइकिल नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो किसी भी नोड से आप स्टार्ट करो, आप उस नोड पे घूम फिर के वापस नहीं आ सकते। सो दिस इज व्हाट एन ए साइक्लिक ग्राफ मीन्स, ठीक है। अब वेटेड और अनवेटेड ग्राफ। तो ये वेटेड और अनवेटेड क्या होता है, तो वेटेड ग्राफ मतलब हर एक एज की ना कोई वेट होगी। ओके, अब ये वेट क्या सिग्निफिकेंस होता है, वेट का क्या सिग्निफिकेंस है। तो वेट का कुछ ऐसा सिग्निफिकेंस है, जैसे कि यहाँ पे इस नोड को आप अज्यूम कर लो कि ये है मुंबई। ओके, और इस नोड को आप अज्यूम कर लो कि ये है पुणे। ओके, तो ये जो वेट है 2, वो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि ये मुंबई से पुणे तक का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर्स। ओके, अब ये 8 क्या होगा, तो फिर तो यहाँ ये पुणे है और इसको हम लोग हैदराबाद ट्रीट कर लेते हैं। ओके, सो पुणे से लेके हैदराबाद का डिस्टेंस 8 8 वेटेड दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, और कुछ चीज़ें भी आप सिग्निफाई कर सकते हो इससे, लेकिन दिस इज वेट। ओके, और अनवेटेड में हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, अनवेटेड में हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि सारे वेट्स इक्वल है, या कोई वेट्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, अब ये आखिरी वाला जो है, आखिरी वाला जो डिफरेंस है या टाइप है, वो हम लोग ने ऐसे ही डाल दिया है ताकि मतलब इसका कोई यूज केस नहीं है खास। ठीक है, लेकिन हम लोग ने डाल दिया क्योंकि हमें अच्छा लग रहा था। तो ये है स्पार्स और डेंस। अब ये नाम से ही हमें पता चल रहा है कि स्पार्स, स्पार्स मतलब कि जो खाली खाली होगा। ठीक है, खाली खाली मतलब क्या, कि जो पॉसिबल एजेस है सारी, उसमें से बहुत सारी एजेस एबसेंट है, राइट। तो डेंस क्या होगा, जो कि भरा भरा है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। अब इसमें क्या होगा कि जो पॉसिबल एजेस है उसमें से मोस्टली सारी कंप्लीटेड होंगी, लेकिन कुछ कुछ नहीं होंगी मे बी, या सारी होंगी। तो ये है स्पार्स और डेंस, सिंपल। ठीक है, तो अब टाइप्स होने के बाद है ना,
एक और जो है टर्म, वो उससे हम लोग फेमिलियराइज हो जाए तो अच्छा रहेगा, जो कि है डिग्री। तो डिग्री क्या होता है? डिग्री किसी भी नोड का होता है। ओके, तो यहाँ पे किसी नोड का डिग्री होता क्या है? नोड का डिग्री होता कुछ ऐसा है कि वो कितने नोड से डायरेक्टली बाय एज कनेक्टेड है। जैसे कि यहाँ पे ए का डिग्री हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है। ए का डिग्री है ना, यहाँ पे कैसे ढूंढेंगे हम लोग कि ए के कितने डायरेक्ट नेबर्स हैं। डायरेक्ट नेबर्स कितने हैं? बी, सी, डी, ई, एफ। तो ये कितने हुए? 5 नेबर्स, राइट। तो ए का डिग्री हुआ 5। अब हम लोग कोई और नोड लेते हैं, जैसे कि ई ले लिया, ठीक है। ई का डायरेक्ट नेबर कौन है? ए। बाकी किसी से ई डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ई का डिग्री क्या हो गया? 1। ओके, ऐसे आप सारे नोड्स ए को छोड़ के बाकी सारे नोड्स को देख लोगे तो उनका डिग्री क्या है? 1 है। बस यही था डिग्री। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? डिग्री तक सबको क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे की चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, इसलिए तो किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो बीच में माइक चालू करके रोक सकता है। ओके, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ कंपोनेंट्स की तरफ। तो कंपोनेंट ऑफ अ ग्राफ क्या होता है? तो हमने अगर ग्राफ का फॉर्मल डेफिनेशन, मतलब जो भी डेफिनेशन था जो हमने देखा था, उसमें हम लोग ने ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं किया था कि ग्राफ में सारे नोड्स कनेक्टेड होने चाहिए, राइट। तो कभी कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि एक ग्राफ के मल्टीपल टुकड़े हो? तो हाँ, हो सकता है। ये 3 अलग अलग ग्राफ्स नहीं है, ये एक सिंगुलर ग्राफ है। लेकिन ये आप तो बोलोगे कि इसमें 3 अलग अलग पीसेस है, तो ये सिंगुलर ग्राफ कैसे हुआ? तो हाँ, ये सिंगुलर ग्राफ है, और इसके जो अलग अलग पीसीज हैं उनको हम लोग कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें हुआ ये है कि कंपोनेंट्स है वो कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से, इसलिए ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है। और कभी भी कोई एल्गोरिदम हम लोग रन करेंगे तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे कंपोनेंट्स पे रन हो। ऐसा ना हो जाए कि किसी एक सेक्शन पे रन हो लेकिन बाकी 2 सेक्शन पे रन ही ना हो, राइट। अगर आपको बोला कि 7 ढूंढना है, तो आपने इस कंपोनेंट पे चला, इस कंपोनेंट पे चला, लेकिन इस कंपोनेंट पे चलाना अगर भूल गए तो 7 ढूंढने ही नहीं मिलेगा आपको, राइट। तो इस चीज़ का ख्याल रखना। और ये होते हैं कंपोनेंट्स, और ये एक सिंगुलर ग्राफ है, ठीक है। अब कंपोनेंट्स भी हो गया हो तो हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। कि ग्राफ को रियल लाइफ में मतलब कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ओके, क्योंकि कंप्यूटर्स में तो डायरेक्टली मतलब हम लोग ग्राफ को इमेज देके स्टोर नहीं कर सकते, हमको किसी तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ग्राफ कैसे स्टोर करेंगे, राइट। तो वो हम लोग अब देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है एज लिस्ट। ओके, अब एज लिस्ट का उतना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है स्टोरिंग के मामले में, लेकिन एज लिस्ट जो होता है ना, वो आपको एज इनपुट दिया जा सकता है, या एज इनपुट ही देते हैं। एज लिस्ट एज इनपुट देते हैं। ओके, अब ये एज लिस्ट क्या है? जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये सारी एज की लिस्ट है। ओके, एज की लिस्ट मतलब क्या कि यहाँ पे ए और बी के बीच में एक एज है तो वो लिस्ट लिस्ट से भेज दी। यहाँ पे बी और सी के बीच में एक लिस्ट एज है तो उसको भी लिस्ट में ऐड कर दिया, और ये लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसको बोलते हैं एज लिस्ट, ठीक है। सिंपल इतना ही है एज लिस्ट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये एज लिस्ट में स्टोर करने का कोड है। हम लोग इसके थ्रू जाएंगे नहीं, क्योंकि ये उतना यूजफुल नहीं है। लेकिन हाँ, एज लिस्ट का आपको बेसिक्स आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको इनपुट उसी फॉर्मेट में दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स की तरफ, ठीक है। अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी आप अगर एडजेसेंसी मैट्रिक्स अगर आप नाम से समझोगे ना, तो कुछ नेबर्स का मैट्रिक्स होना चाहिए, राइट। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स एग्जैक्टली होता क्या? तो ये है ना, एन एन टाइम्स एम एन का मैट्रिक्स होता है। तो और उसको हम लोग जीरो से इनिशियलाइज करते हैं। तो हम लोग आगे जाके देखते हैं कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स होता क्या। ओके, सो ये है कुछ एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स होता कैसे, बनता कैसे, या है क्या ये? तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में होता क्या है कि हम लोग एन टाइम्स एन का एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ओके, यहाँ पे जैसे कि ए बी सी डी ई एन टाइम्स एन का एक मैट्रिक्स बनाया, और इसको जीरो से इनिशियलाइज करेंगे। पहले पहले ये पूरा जीरो था। ओके, अब जहाँ भी एज प्रेजेंट होगी ना, वहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। जैसे कि बी से अरे ए से बी तक की एक एज थी, राइट। तो एथ रो और बीथ कॉलम पे हम लोग क्या करेंगे? 1 कर देंगे। अब क्योंकि ये अनडिरेक्टेड ग्राफ है, राइट, तो हाँ, हम लोग ने पहले ही बोला था कि अगर अनडिरेक्टेड ग्राफ हो तो दो डायरेक्टेड एजेस ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि अगर हम लोग ए से बी तक जा पा रहे तो बी से ए तक भी जा पा रहे, राइट। तो बी थ्रो और एथ कॉलम को भी 1 करना पड़ेगा। ओके, हम लोग एक और एज देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए और ई का एज, राइट। तो ए थ्रो और ईथ कॉलम को 1 कर दिया गया है, राइट। लेकिन ई से ए तक का भी एक एज है, तो ईथ रो और एथ कॉलम को भी 1 कर देंगे हम लोग, ठीक है। यही है एडजेसेंसी मैट्रिक्स।
अब इसका हम लोग कोड में देखेंगे तो शायद आपको और आइडिया आ जाए कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स एग्जैक्टली होता क्या। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले n और m लेंगे। अब ये n और m क्या है, तो n है नंबर ऑफ नोड्स और m है नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, जितनी भी एजेस है उनका नंबर हमें पहले दे दिया जाएगा। फिर हम लोग n और m को इनपुट यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब ये हमने बनाया n टाइम्स n का मैट्रिक्स, n टाइम्स n का मैट्रिक्स। हाँ, फिर हम लोग ने एक फॉर लूप लगाया, वो कितनी टाइम चल रहा है, नंबर ऑफ एजेस के टाइम, जितनी भी एजेस है उतनी टाइम चल रहा है। और यूवी हमें दे दिया जाएगा, मतलब कि एज लिस्ट हमें पास किया जा रहा है। एज लिस्ट पास किया जा रहा है तो यू जो होगा वो उस एज का स्टार्टिंग पॉइंट होगा और वी जो होगा उस एज का एंडिंग पॉइंट होगा। तो तो हम लोग क्या करेंगे, एडजेसेंसी ऑफ यू वी को 1 कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग पीछे जाके एक बार फिर से देखते हैं हम लोग ने क्या किया था। एडजेसेंसी, ये अगर ए यू है और बी वी है, ठीक है, ए बी हमें पास किया गया था, तो एडजेसेंसी ऑफ ए कॉमा बी को हम लोग ने 1 कर दिया। अब क्योंकि ये अनडिरेक्टेड ग्राफ था तो हम लोग को क्या करना था, वी यू को भी, एडजेसेंसी ऑफ वी यू को भी 1 करना था। तो ये है अनडिरेक्टेड ग्राफ के लिए, राइट। अगर डायरेक्टेड ग्राफ होता तो ये वाली सेकंड वाली लाइन नहीं होती। सो ये होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। और वेटेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, कि ना हम लोग इंटीजर का ये बनाएंगे, इंटीजर का मैट्रिक्स बनाएंगे। ओके, 0 1 मतलब बुलियन का मैट्रिक्स बना रहे थे ना, अब हम लोग इंटीजर का मैट्रिक्स बनाएंगे। और क्या करेंगे कि जहाँ पे हम लोग 1 स्टोर कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग 1 स्टोर कर रहे थे ना, एडजेसेंसी ऑफ यू वी में 1 स्टोर कर रहे थे, तो हम लोग क्या करेंगे, वेट इनपुट लेंगे उस एज का और वहाँ पे वेट स्टोर करेंगे। हम लोग रिवर्स में जाके वापस देख लेते हैं कि यहाँ पे सपोजिंगली ए और बी के बीच में एक वेट होता अगर 7, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं। और वाइस वर्सा, मतलब बी कॉमा 1 पे भी 7 लिखते हैं, राइट। सो ये है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स आप लोग देख रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा ये n टाइम्स n का जो स्पेस ले रहा है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि हम लोग ग्राफ्स का यूज़ केस देखें तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि हमने पहले बताया मैप्स में। अब इतनी बड़ी चीज़ों में n स्क्वायर की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ हैवी, राइट। नहीं संभाल पाएगा हमारा कंप्यूटर या बहुत। और इसमें आप देख रहे हो ये रिडंडेंट स्पेसेस, मतलब ये बेकार की जगह हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए ये जो है वो उतना एफिशिएंट नहीं है और इसीलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो इसको एकदम ज़्यादा ज़ोर से समझने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बाद में इसको जब जो स्पेसिफिक एल्गोरिदम्स इस फॉर्मेट को यूज़ करते हैं ना, उनमें हम लोग आपको बता देंगे वापस से, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ये पाइथन कोड की तरफ, ठीक है। तो हम लोग ने सी प्लस प्लस कोड देखा, सी प्लस प्लस कोड में हम लोग ने वेक्टर्स यूज़ किए थे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिस्ट यूज़ करेंगे पाइथन में। तो जो लोग पाइथन के बैकग्राउंड से है उनको भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, एडजेसेंसी ऑफ यू वी को 1 किया, सेम, खाली हम लोग ने लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाया, ओके। और एडजेसेंसी ऑफ वी यू को भी 1 कर लिया। और अगर वेटेड होता तो क्या करते हैं, तो वहाँ पे 1 जो कर रहे हैं उसकी जगह वेट इनपुट कर लेते हैं, राइट। एडजेसेंसी ऑफ यू वी को वेट कर दिया, एडजेसेंसी ऑफ वी यू को वेट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो यही था पाइथन का कोड, सिंपल। तो अब हम लोग बढ़ते हैं एडजेसेंसी लिस्ट की तरफ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यही हर जगह यूज़ होती है, ठीक है। ऑलमोस्ट हर एल्गोरिदम में आप एडजेसेंसी लिस्ट का यूज़ करोगे, तो इस चीज़ को अच्छे से समझना। अभी तक कुछ डाउट हो तो आप क्लियर आउट कर सकते हो, क्योंकि इसके आगे जो है हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो कोई पूछना नहीं है तो आई अज्यूम कि किसी को कोई अभी तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर कोई बीच में डाउट आए तो मुझे बीच में रोक दीजिएगा, ओके। हाँ हाँ, तो एडजेसेंसी लिस्ट, एडजेसेंसी लिस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट हर जगह पे यूज, हर जगह पे। तो एडजेसेंसी लिस्ट होता क्या है, एडजेसेंसी लिस्ट का नाम से अगर आप लोग डिडक्ट करो तो ये लिस्ट है नेबर्स का, ओके, नेबर्स का लिस्ट, किसी भी नोड के नेबर्स का लिस्ट होगा ये, बस। तो हम लोग देखते हैं वो एग्जैक्टली होता क्या है। तो यहाँ पे जीरो नोड हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। जीरो जो नोड है उसके डायरेक्ट नेबर्स कौन है, वो डायरेक्टली किन किन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे कनेक्टेड है वो 1 से, कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है 3 से, ओके, एंड डायरेक्टली कनेक्टेड है 5 से। तो यहाँ पे जो लिस्ट है उसमें जीरो पोजीशन जो होगी ना, उस पर हम लोग क्या कर देंगे, 1 3 और 5 को पुट कर देंगे, क्योंकि ये जीरो के नेबर्स है, ओके। एक और नोड हम लोग लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट नोड लेते हैं, ओके, नोड 1 के नेबर्स कौन है, 0 2 0 2 और 3, ओके। तो हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे क्या इनपुट कर देंगे, 1 पोजीशन पे 0 2 3,
ओके, एक और श्योरिटी के लिए एक और नोड हम लोग करके देख लेते हैं। यहाँ पे नोड 4 लेते हैं, ठीक है। नोड 4 के डायरेक्ट नेबर्स कौन है? 3 और 5, राइट। सो फोर्थ पोजीशन पे आप देख सकते हो 3 और 5 इनपुट किया हुआ है। सो यही है एडजेसेंसी लिस्ट, नेबर्स की लिस्ट। ओके, तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? तो पहले सी प्लस प्लस कोड देख लेते हैं। सी प्लस प्लस कोड सेम हम लोग ने एन और एम एक्सेप्ट किया, और इस बार क्या किया हम लोग ने, एक एक वेक्टर बनाया है, एक वेक्टर का एरे बनाया। ओके, वेक्टर का एरे। ठीक है। अब हम लोग ने m टाइम्स रन किया फॉर लूप, जो कि लास्ट टाइम भी हम लोग ने किया था, m टाइम्स नंबर ऑफ एजेस के टाइम्स। ओके, u और v इनपुट लिया। u और v इनपुट लेने के बाद क्या किया हम लोग ने, एडजेसेंसी ऑफ यूथ पोजीशन जो है ना, वहां पे हम लोग ने v को पुश किया है। ओके, और एडजेसेंसी ऑफ v जो है ना, वहां पे हम लोग ने u को पुश कर लिया, क्योंकि ये अनडिरेक्टेड ग्राफ है। अब ये क्या है एग्जैक्टली exactly, हम लोग वापस रिवर्स में जाके देख लेते हैं। तो यहाँ पे सपोजिंगली ये एज इनपुट हो रही है, ओके, 0 और 1। ओके, तो एडजेसेंसी ऑफ 0 पे है ना, हम लोग 1 को पुश करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 आ जाएगा। और क्योंकि हम लोग को रिवर्स भी करना है, क्योंकि अनडिरेक्टेड ग्राफ है, तो एडजेसेंसी ऑफ 1 पे जो है वो 0 पुट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 पे जो है 0 भी पुश हो गया। ठीक है, तो यही हो रहा है यहाँ पे। कितने टाइम्स, जितनी भी नंबर ऑफ एजेस है हमारे पास, उतने टाइम्स यही चीज रन हो रही है बार बार। ओके, सो ये हो गया एडजेसेंसी लिस्ट फॉर अनवेटेड। अब वेटेड के लिए क्या करेंगे? वेटेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ऑफ एंड्स नहीं, वेक्टर ऑफ पेयर बनाएंगे। ओके, वेक्टर ऑफ पेयर क्या होगा? वेक्टर ऑफ पेयर में हम लोग स्टोर करेंगे कि नेबर नोड और नेबर नोड तक जाने तक का वेट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, एडजेसेंसी ऑफ यू पे जो हम लोग क्या पुश करें, नेबर नोड तो पुश कर ही रहे हैं, नेबर नोड के साथ साथ उसका वेट भी पुश कर रहे हैं। तो हम लोग वापस ग्राफ में जाके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 और 1 ही देखते हैं, और यहाँ पे सब हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे वेट था 7। ठीक है, यहाँ पे वेट क्या था? 7। ओके, तो 7 वेट से हुआ क्या, 0 का जो नेबर है 1। ओके, तो यहाँ पे 1 स्टोर हुआ, और 1 के साथ साथ यहाँ पे स्टोर होगा क्या पेयर में? 7, कि 1 तक जाने तक का वेट क्या है? 7 है। और उसका ही उल्टा भी यहाँ पे स्टोर होने वाला है, मतलब कि 1 पे 0 इनपुट होगा, और वहां पे भी 7 स्टोर हो जाएगा साइड में, 0 के साइड में, एज अ पेयर, कि 1 से 0 तक जाने का भी वेट क्या है? 7 है। बस ये हो गया एडजेसेंसी लिस्ट इन सी प्लस प्लस। अब एडजेसेंसी लिस्ट इन पाइथन के लिए देखते हैं। तो पाइथन के लिए क्या होगा, तो हम लोग ने सेम लिस्ट बनाया, लिस्ट ऑफ लिस्ट्स। ओके, और फिर हम लोग ने क्या किया, एडजेसेंसी ऑफ यू पे अपेंड क्या किया है? वी को। ठीक है, वहां पे पुश किया, यहाँ पे अपेंड कर रहे हैं, सिंपल, क्योंकि लिस्ट में हम लोग अपेंड करते हैं। और एडजेसेंसी ऑफ वी पे हम लोग यू को अपेंड कर देंगे, सिंपल चीज़ है। और अगर वेटेड रहा तो क्या करेंगे? वेटेड रहा तो लिस्ट ऑफ मतलब हम लोग वी और वेट का लिस्ट पास कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे वी और वेट साथ में एक लिस्ट बना के पास कर दिया हमने अपेंड में। और सेम उसका रिवर्स के लिए, मतलब यू से वी तक और वी से यू तक। ओके, सो एडजेसेंसी लिस्ट भी क्लियर है, क्योंकि एडजेसेंसी लिस्ट अगर क्लियर हो ना, तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ग्राफ ट्रावर्सल्स में हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट का ही यूज करने वाले हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बोल दीजिएगा। ठीक है, हम लोग अब बढ़ते हैं ट्रावर्सल की तरफ। तो ग्राफ ट्रावर्सल्स क्या होता है? ग्राफ ट्रावर्सल का मतलब ये है कि हम लोग जो सारे नोड्स हैं उनको विजिट करने वाले कुछ इस तरीके से कि कोई भी नोड 2 बार ना विजिट हो जाए, एक बार से ज़्यादा विजिट ना हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन देखें, तो इसमें जो सारे नोड्स हैं उनको एक एक ही बार विजिट करना है, कोई 2 बार विजिट ना हो जाए गलती से। ये होता है हमारा ग्राफ ट्रावर्सल, और इसके लिए अल्गोरिदम्स लिखे गए हैं कि मेक श्योर करने के लिए कि हम लोग किसी नोड को 2 टाइम ना विजिट कर लें। तो ये ग्राफ ट्रावर्सल्स के 2 टाइप्स, जो 2 बेसिक टाइप्स हैं, वो है ब्रेथ फर्स्ट ट्रावर्सल और डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल। तो ये इनको हम लोग BFS या DFS बोलते हैं। तो ये BFS और DFS जो है ना, ये खाली ट्रावर्सल टेक्निक्स नहीं है, लेकिन ये जनरल एक टेक्निक है जिसको हम लोग आगे जाके और डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यही है तो ये है जो 2 मेन टाइप्स है, ब्रेथ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट। अब ये ब्रेथ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट होता क्या है, वो हम लोग अब अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये है ब्रेथ फर्स्ट ट्रावर्सल या ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में होगा क्या, कि हम लोग ब्रेथ में जाएंगे, या किसी भी नोड के अगर मैं आपको लेमेंस टर्म में बोलूँ, तो किसी भी नोड के
सारे नेबर्स को हम लोग पहले विजिट करेंगे, फिर उन नेबर्स के नेबर्स को विजिट करेंगे। ओके, अब ये ऐसे में बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम लोग जब रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और बीएफएस में जो है क्यू यूज होता है, आप खाली इतना समझ लो बीएफएस में जो है वो क्यू यूज होता है। ओके, क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक ये ग्राफ लेते हैं और इसको विजिट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, अब हमें ध्यान ये रखना है कि कोई भी नोड 2 बार विजिट ना हो जाए। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले एक सोर्स नोड लेते हैं। ओके, सोर्स नोड क्या है, 0। ओके, और सोर्स नोड से हम क्या करेंगे, ये सोर्स नोड को जो हम लोग विजिट करेंगे और उसके जितने भी नेबर्स थे उनको हम लोग यहाँ पे क्यू में पुश कर देंगे। ठीक है, तो सोर्स नोड को हम लोग विजिटेड काउंट कर लेंगे और विजिटेड में सोर्स नोड आ गया और क्यू में क्या आ गया, उसके नेबर्स 1 2 और 3। ओके, डायरेक्ट नेबर्स। अब क्या करेंगे, क्यू क्यू के ऊपर जाएंगे। अब हम लोग ग्राफ को छोड़ देंगे और क्यू के ऊपर जाएंगे। क्यू में स्टार्टिंग में कौन था, स्टार्ट में कौन है, 1। ओके, तो क्यू के फ्रंट में 1 है, तो अब 1 के पास जाएंगे और 1 के सारे नेबर्स को देखेंगे। तो 1 के नेबर्स कौन कौन है, 0 और 2, राइट। अब 0 जो है वो विजिट हो चुका है, तो 0 को हम लोग ले नहीं सकते, और 2 जो है वो ऑलरेडी क्यू में है, राइट। तो 2 को भी हम लोग क्यू में पुश नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 को विजिट कर सकते हैं क्योंकि 1 के सारे नेबर्स को हम लोग ने देख लिया। तो 1 को भी विजिट काउंट कर लिया और अब क्यू के फ्रंट में देखेंगे। क्यू के फ्रंट में कौन है, अब 2 है, तो 2 के सारे नेबर्स को देखेंगे। 2 के सारे नेबर्स कौन है, 0 जो कि विजिट हो चुका है, 1 जो कि विजिट हो चुका है, तीसरा कौन बचा, 4। 4 क्यू में भी नहीं है, तो 4 को हम लोग क्यू में ऐड कर देंगे और 2 को भी विजिटेड काउंट कर लेंगे। 2 को यहाँ पे विजिटेड काउंट कर लिया और 4 को ऐड कर लिया। ओके, अब क्यू में देखते हैं फिर से। क्यू में सबसे पहले कौन है, 3 है, तो यहाँ पे 3 पे जाएंगे हम लोग और देखेंगे उसके नेबर्स कौन कौन है। 3 का नेबर है 0। ओके, और 0 विजिट हो चुका है, तो 3 भी अब विजिट हो जाएगा। 3 विजिट हो गया, अब वापस क्यू पे आते हैं। क्यू के स्टार्ट में कौन है, 4। 4 का नेबर कौन है, 4 का नेबर इज ओनली 2, राइट, और 2 विजिट हो चुका है, तो अब 4 भी विजिट कर सकते हैं हम लोग। और इस तरीके से हमने इसको पूरा विजिट कर लिया। अब एक बार फिर से जाके हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हुआ ये। हमने 0 को सोर्स नोड कंसिडर किया और 1 2 3 को हम लोग 1 2 3 क्योंकि 0 के नेबर्स थे उनको हम लोग क्यू में पुश करने वाले, ठीक है। तो 0 को विजिट काउंट करके 1 2 3 को पुश कर लिया। ओके, अब 1 जो है उसको लिंक 1 क्यू के फ्रंट में था, 1 को हम लोग विजिट काउंट करने वाले और 1 के जो नेबर्स हैं उनको देख लेते हैं पहले। 1 का नेबर है 0 और 2, जो 0 विजिट हो चुका है, 2 ऑलरेडी क्यू में है, तो 1 को भी हम लोग विजिटेड काउंट कर लेंगे। अब क्या आया, 2। ठीक है, 2 के नेबर्स कौन है, 0 1 4, जिसमें से कि 0 और 1 विजिटेड है, तो अब 4 क्यू में आएगा और 2 विजिटेड काउंट हो जाएगा। 2 विजिटेड काउंट हुआ और 4 क्यू में आ गया। ओके, अब क्यू के फ्रंट में कौन है, 3 है। 3 के नेबर्स कौन है, 0 0 जो कि विजिट हो चुका है, तो हम लोग 3 को भी अब विजिट काउंट कर सकते हैं, 3 विजिटेड काउंट। अब लास्ट कौन बचा क्यू में, 4। 4 का नेबर कौन है, 2, और 2 तो विजिट हो चुका है, राइट। सो 4 को भी हम लोग अब विजिट काउंट कर सकते हैं, और ये हुआ 4 विजिटेड। और ऐसे हम लोग ने ट्रैवर्सल कर लिया। अब आप देख सकते हो कोई भी नोड हम लोग ने 2 बार ट्रैवर्स नहीं किया, राइट, एक से ज़्यादा बार ट्रैवर्स नहीं किया ना। तो ये है बेसिक बीएफएस। ओके, बीएफएस का वर्किंग कुछ ऐसा होता है। तो इसका हम लोग सूडो कोड यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और इसका जो एक्चुअल कोड होगा सी प्लस प्लस और पाइथन का जो इम्प्लीमेंटेशन वाला कोड होगा, वो हम लोग डिस्कॉर्ड चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हम लोग भेज देंगे आपको इन प्रॉपर नोट्स फॉर्मेट, ठीक है। तो आप वहाँ से अपने लिए कोड रेफर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सूडो कोड और उसका वर्किंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने बीएफएस का फंक्शन बनाया जिसमें हम लोग ग्राफ और एक सोर्स नोड, एस मतलब सोर्स नोड पास करेंगे। ओके, एक हम लोग क्यू बनाएंगे, क्यू डेटा स्ट्रक्चर, और उसमें हम लोग सोर्स नोड को पुश कर लेंगे। अब जैसे ही हम लोग सोर्स नोड को पुश करेंगे, उस नोड को विजिटेड मार्क कर लिया क्योंकि उस नोड को हम विजिट कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, जब तक कि क्यू खाली नहीं हो जाती ना तब तक एक वाइल लूप लगा लेते हैं। अब क्यू को डी क्यू करेंगे और उसको वी में स्टोर करेंगे, ठीक है। मतलब कि क्यू के स्टार्ट में जो है उसको वी में स्टोर करेंगे और क्यू को आगे से खाली कर देंगे। और फिर ये जो वी है ना, जो भी वी नोड है, उसके जितने भी नेबर्स हैं उनको हम लोग क्यू में ऐड कर देंगे, जितने भी नेबर्स जो कि विजिटेड नहीं है, राइट। डब्ल्यू इज नॉट विजिटेड, वाइल डब्ल्यू इज इफ डब्ल्यू इज नॉट विजिटेड, तो उसको हम लोग क्यू में पुश कर देंगे और फिर डब्ल्यू को भी विजिटेड मार्क कर देंगे क्योंकि वो क्यू में आ चुका है, तो अब आगे जाके वो विजिट होने ही वाला है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग वाइल लूप तब तक चलाने वाले जब तक कि क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। सो ये है सूडो कोड। और अगर आपने ग्राफ मतलब जो मैंने रिप्रेजेंटेशन में आपको समझा उस पर अच्छे से ध्यान दिया होगा,
तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, या आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था ब्रेथ फर्स्ट सर्च। और ब्रेथ फर्स्ट सर्च यही मतलब इसी तरीके से काम करेगा कि आप लोग ब्रेथ में जाओगे। ओके, किसी भी नेबर्स को चेक करोगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं डीएफएस की तरफ। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एनीवन? ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो अब हम लोग बढ़ते हैं डीएफएस की तरफ, डीएसएफ ट्रैवर्सल की तरफ। तो ये डीएसएफ क्या होता है? तो ये होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च मतलब क्या है कि हम लोग डेप्थ में जाने वाले हैं। अब डेप्थ में कैसे जाएंगे? तो ये, हाँ, ये एक रिकर्सिव एल्गोरिथम है। ठीक है, रिकर्शन से भी कर सकते हो और नॉर्मली इटरेटिव से भी कर सकते हो, लेकिन ये एक रिकर्सिव एल्गोरिथम है और इसमें बैक ट्रैकिंग यूज होता है। ओके, लेकिन इसमें आपको बेसिक चीज़ें क्या समझनी है कि ना, ये स्टैक्स यूज करता है। वो पुराना वाला क्यू यूज करता था, ये अब स्टैक यूज करेगा। बीएफएस क्यू, डीएफएस स्टैक्स। ओके, तो अब आइडिया हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या। तो यहाँ पे ना हम लोग करेंगे क्या, एक नोड को पकड़ेंगे, उसके नेबर को देखेंगे और फिर जो नेबर होगा उसके नेबर पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते करना क्या है। ओके, आप इस सेक्शन पे ध्यान मत दीजिएगा, आप फिलहाल खाली इस ग्राफ पे ध्यान दीजिए और एडजेसेंसी लिस्ट पे। ओके, तो जीरो पे हम लोग पहले जाते हैं। ठीक है, जीरो का आज सोर्स नोड कंसिडर करते हैं। तो जीरो जीरो का नेबर्स कौन है? 1 2 3, राइट। तो हम लोग जाएंगे जीरो के पहले नेबर, जीरो को विजिट मार्क करेंगे और जीरो के नेबर पे जाने वाले। ओके, तो जीरो को विजिट मार्क किया और जीरो के नेबर को पकड़ेंगे। जीरो का नेबर कौन है? 1। अब हम लोग 1 को विजिट मार्क करेंगे और 1 के नेबर को पकड़ने वाले। ओके, अब 1 के दो नेबर है, 0 और 2, राइट। लेकिन 0 तो विजिट करके ही आए, 0 से ही आए हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। तो अब हम लोग 2 को विजिट करने वाले। तो 2 को विजिट कर लिया, 1 को विजिट करके हम लोग 2 पे पहुंचे। अब 2 के हम लोग नेबर्स को पकड़ने वाले हैं। ओके, 2 के नेबर्स कौन है? 0 1 4, 0 और 1 विजिटेड है, तो 2 का नेक्स्ट नेबर कौन है? 4। तो अब हम लोग 4 को पकड़ेंगे। ओके, अब 4 का क्योंकि कोई नेबर नहीं है एक्स्ट्रा 2 को छोड़ के, राइट, और 2 से ही हम लोग 4 पे आए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 4 को विजिट मार्क करेंगे और पीछे आएंगे, 2 पे आएंगे। ओके, सो 4 को विजिट मार्क करके 2 पे आए। अब 2 के भी कोई नेबर्स बचे नहीं जो कि विजिट करने बाकी हो, तो 2 से 1 पे आएंगे। 1 का भी कोई नेबर नहीं बचा तो 1 से 0 पे आएंगे, और 0 का भी क्योंकि कोई नेबर नहीं बचा है तो 0 से जाएंगे डायरेक्टली। अरे सॉरी, 0 का नेबर एक बचा है, आई मीन टू से 1 और 2 हो चुका है, और 0 का लास्ट नेबर कौन बचा है? 3, राइट। सो 0 से अब हम विजिट करेंगे 3। ओके, यहाँ पे आपको शायद थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मतलब हम लोग ने बैक ट्रैकिंग किया, तो मैं आपको जैमबोर्ड पे भी समझा देता हूँ। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं। तो ये बोर्ड सबको दिख रहा है? Yes. ओके, एक मिनट। हाँ हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आप इस ग्राफ पे ध्यान दीजिए। ओके, तो पहले हम लोग सोर्स नोड क्या कंसिडर किया हमने? 0। ओके, अब हाँ, हम लोग ने सोर्स नोड क्या कंसिडर किया? 0। अब 0 से हम लोग उसके एक नेबर पे जाने वाले, 0 को विजिट कर लिया और 0 से उसके नेबर पे जाने वाले। नेबर कौन है? 1। 1 विजिटेड है क्या? नहीं है, तो 1 पे जाते हैं। ओके, 1 पे गए, राइट। 1 पे गए। अब 1 से क्या करेंगे? 1 के नेक्स्ट नेबर पे जाएंगे। ओके, 1 के नेबर पे जाने वाले, लेकिन 1 के नेबर्स कौन है? 0 और 2। 0 विजिट हो चुका है, अब जाएंगे 2 पे। तो 1 से हम लोग जाएंगे 2 पे। ओके, 1 से हो गया 2। अब 2 को देखते हैं। 2 के नेबर्स कौन है? 0 1 और 4। 0 1 हो चुका है तो 4 पे जाने वाले, तो 2 से जाएंगे अब 4 पे। ओके, 4 हो गया। अब 4 पे हम लोग क्या देखते हैं कि 4 पूरा ट्रैवर्स हो चुका है, 4 के नेबर्स कोई भी नहीं बचे, 4 के नेबर्स हो चुके हैं, राइट। तो अब हम लोग 4 से पीछे आने वाले हैं, 4 से पीछे आएंगे वापस। कहाँ पे आए? 2 पे। ओके, 2 पे आ गए। अब 2 को देखते हैं, 2 भी पूरा ट्रैवर्स हो चुका है, राइट। 2 के सारे नेबर्स हो चुके हैं, तो 2 से भी हम लोग ऊपर आ जाएंगे। अब 2 से भी ऊपर आ गए। ओके, 2 से ऊपर आ गए 1 पे। 1 के भी सारे नोड्स अगर आप देखो तो 1 के भी सारे नेबर्स ट्रैवर्स हो चुके हैं, तो 1 से भी ऊपर आने वाला हम लोग। अब आ गए सीधा 0 पे। ओके, अब 0 पे देखते हैं, 0 के सारे नेबर्स हो गए क्या? तो 1 और 2 हो चुका है, 3 बाकी है, तो 0 से अब कॉल होगा 3, राइट। 3 भी ट्रैवर्स हो गया, ठीक है। अब 3 के कोई नेबर्स बचेगा?
नहीं बचा है, नहीं 3 का कोई भी नेबर नहीं बचा है, तो हम लोग 3 से वापस 0 पे आ जाएंगे। 0 पे आने के बाद हम लोग देखते हैं कि 0 के सारे जो नेबर्स थे वो ट्रावर्स हो चुके हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है ट्रावर्सल खत्म होता है। ओके, तो ये था बैक ट्रैकिंग रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इस तरीके से कुछ बैक ट्रैकिंग काम करता है। अब हम लोग फटाक से देख लेते हैं कि स्टैक्स और कैसे, मतलब कैसे इसका एल्गोरिदम कैसे लिखे या इसका कोड कैसे लिखे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैक बनाएंगे। ठीक है, यूजर डिफाइंड स्टैक या यूजर डिफाइंड स्टैक हम लोग जनरली बनाते हैं। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, ये जीरो नोड जो है, जीरो जो सोर्स नोड है हमारा, उसको हम लोग विजिटेड काउंट करने वाले, और उसके जितने भी नेबर्स है उसको हम लोग स्टैक में पुश कर देंगे। ओके, सो जीरो विजिटेड, जीरो को विजिटेड कर लिया और उसके जितने भी नेबर्स है उसको स्टैक में पुश कर लिया हम लोग ने। अब स्टैक से एक एक करके पॉप करने वाले, स्टैक में देखते हैं स्टैक के टॉप में कौन है, 1 है। ओके, तो 1 को हम लोग विजिट काउंट करेंगे और 1 का जो नेबर है, 1 के जो नेबर्स हैं उनको स्टैक में पुश करेंगे। ओके, लेकिन 1 के नेबर्स सब लोग अगर हम लोग देखें तो 0 जो है वो ऑलरेडी विजिट हो चुका है और 2 जो है वो स्टैक में है। ओके, तो हम लोग डायरेक्टली 1 से 2 पे आ जाएंगे, तो 1 को किया विजिट और आ गए 2 पे। ओके, अब 2 पे आने के बाद क्या होगा, तो 2 पे आने के बाद क्या होगा कि 2 के जो नेबर्स है वो स्टैक में पुश होने वाले हैं, उसमें से 0 और 1 जो है वो विजिटेड है, 2 का नेबर बचा कौन, 4, तो 2 हो जाएगा पॉप विजिटेड में और यहाँ पे स्टैक में पुश होगा 4। ठीक है, स्टैक में पुश कौन हुआ, 4 पुश हो गया। अब यहाँ पे स्टैक के टॉप पे कौन है, 3 है या 4 है, 4 है। ठीक है, तो अब कौन विजिट होगा, 4 विजिट होगा। तो 4 को हम लोग देख लेते हैं, 4 का नेबर कोई बचा है क्या, तो 4 का नेबर कोई बचा नहीं है, तो 4 भी अब पॉप हो जाएगा। 4 अब पॉप हो गया, तो अब क्या बचा, 3 ही बचा स्टैक में, राइट। सो अब 3 को भी हम लोग पॉप कर लेंगे और 3 का कोई नेबर है नहीं बचा हुआ, तो स्टैक में कुछ आने वाला नहीं है। अब स्टैक एम्प्टी हो चुका है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है ट्रावर्सल खत्म हुआ। ठीक है, अब इस ट्रावर्सल का सूडो कोड देख लेते हैं। अब ये ट्रावर्सल जो है, ये वाला ट्रावर्सल एग्जैक्टली डीएफएस की तरह ही था, खाली हम लोग ने क्या किया, स्टैक यूज कर लिया क्यूब की जगह, राइट। तो देख लेते हैं इटरेटिव मेथड से, यहाँ पे हम लोग ने क्या बनाया, स्टैक बनाया और सोर्स नोड को जो है स्टैक में पुश कर दिया। और सोर्स नोड को फिर विजिटेड काउंट भी कर लिया। ओके, फिर वाइल लूप चला जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाता, राइट। अब जैसे ही मतलब स्टैक खाली हो जाएगा, वैसे ही वाइल लूप ये एंड हो जाएगा। अब जब तक स्टैक खाली नहीं हो रहा तब तक क्या करेंगे, जो स्टैक का टॉप है उसको वी में स्टोर करेंगे और स्टैक को पॉप कर लेंगे। ओके, अब ये जो वी है उसके जितने भी नेबर्स है, ओके, डब्ल्यू को हम लोग नेबर्स अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो वी के जितने भी नेबर्स है, हाँ, अगर वो विजिटेड नहीं है तो उनको हम लोग पुश कर देंगे स्टैक में और फिर उनको भी विजिटेड काउंट कर लेंगे, राइट। यही था, हम लोग उनको पुश करेंगे स्टैक में और विजिटेड काउंट कर लेंगे, सेम वही बीएफएस वाला तरीका, खाली स्टैक यूज हो रहा है तो डीएफएस बन गया ये। ठीक है, अब डीएफएस का एक रिकर्सिव मेथड भी है। रिकर्सिव मेथड इसलिए, रिकर्सिव मेथड आप लोग ज़्यादा जगह देखोगे अगर आप यूट्यूब से सीख रहे हो या कहीं भी सीख रहे हो, तो रिकर्सिव मेथड आप ज़्यादा जगह देखोगे क्योंकि ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो 4-5 लाइन का सूडो कोड है, राइट, और वहाँ पे भी सूडो मतलब एक्चुअल कोड भी इतनी लाइन्स का होगा। ओके, तो रिकर्सिव मेथड ईजी पड़ जाता है, इसलिए रिकर्सिव मेथड ज़्यादा यूज होता है, तो आप इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो हम लोग एस को विजिटेड मार्क करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और फिर एस के जितने भी नेबर्स होंगे, हाँ, उनके लिए हम लोग डीएफएस कॉल करेंगे, जितने भी नेबर्स है और विजिटेड नहीं है। ओके, जो नेबर्स विजिटेड नहीं है, सोर्स नोड के जितने भी नेबर्स विजिटेड नहीं है उनके लिए डीएफएस कॉल किया। तो रिकर्सिव मेथड में हम लोग एग्जैक्टली करते हैं, हम लोग यहाँ पे सिस्टम स्टैक का यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे ये यूजर डिफाइंड स्टैक है और ये सिस्टम स्टैक है, बस इतना ही फर्क है। ओके, रिकर्सिव मेथड ऑब्वियसली छोटा है और थोड़ा इंट्यूटिव है, इसलिए रिकर्सिव मेथड ज़्यादा यूज होता है डीएफएस के लिए। ठीक है, तो तो बीएफएस और डीएफएस तक पूरा क्लियर है सबको कि दोनों बीएफएस और डीएफएस होता क्या है। ओके, क्लियर है ना। ओके, तो आई अज्यूम क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कोई फ़र्क है क्या बीएफएस और डीएफएस में, क्योंकि हम लोग सारे नोड्स तो दोनों में विजिट करें, तो फ़र्क क्या। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बीएफएस में देख लेते हैं कि नोड्स किस किस सीक्वेंस में विजिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे नोड्स किस सीक्वेंस में, 0 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में विजिट हुआ है, राइट। अब हम लोग डीएफएस में चेक करते हैं कि किस सीक्वेंस में विजिट हुआ है। तो अगर आप चेक करोगे 0 1 2 4 3, राइट, यहाँ पे 4 3, ये थोड़ा उल्टा लग रहा है, राइट। तो बीएफएस में जो है और डीएफएस में जो हल्का सा डिफरेंस तो है, लेकिन ये डिफरेंस एग्जैक्टली है क्या,
तो हम लोग उसको ना एक एनालॉजी से समझ सकते हैं कि सपोजिंगली आपको एक टास्क दिया गया हुआ है कि 7 वेल्स आपको डिग करनी है। ओके, 7 कुएं आपको डिग करना है। अब अगर अगर आप BFS अप्रोच यूज कर रहे हैं तो आप क्या करोगे कि 7 के 7 कुओं को साथ में एक साथ डिग करना स्टार्ट करोगे। ओके, एक साथ मतलब कि हर एक कुआ एक साथ, और मीटर बाय मीटर, मतलब हर एक कुएं में 1 मीटर एक साथ कंप्लीट होना चाहिए, सेकेंड मीटर एक साथ कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा। ये है BFS अप्रोच। तो DFS अप्रोच क्या होगी? DFS अप्रोच एग्जैक्टली इसका अपोजिट हो सकता है कि मतलब आप एक वेल जो है उसको पहले कंप्लीट करोगे, फिर सेकेंड वेल और फिर थर्ड वेल, ऐसे ऐसे एक एक करके। सो दिस इज व्हाट DFS अप्रोच इज। और BFS मतलब एक साथ सब पे काम करना। ओके, तो दोनों के अपने अपने यूज के सिनेरियोज है। जैसे कि BFS जो है वो बेटर होता है जब है ना टारगेट जो हो वो क्लोज हो सोर्स नोड से, ठीक है। और DFS कब काम आएगा? तो अगर टारगेट दूर हो सोर्स नोड से तो DFS ज़्यादा बेटर अप्रोच गिनी जाएगी। ओके, BFS मतलब लेवल बाय लेवल मूवमेंट होगा, और DFS मतलब ब्रांच बाय ब्रांच मूव होगा। और मेन हम लोग ने कोडिंग में तो डिफरेंस देख लिया कि यहाँ BFS में क्यू यूज होता है और DFS में स्टैक यूज होता है। बस यही छोटा सा डिफरेंस था BFS और DFS का। ठीक है, अब कुछ एप्लीकेशंस हम लोग BFS और DFS के देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने मेंशन किया है शॉर्टेस्ट पाथ और मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अगर आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ा हो तो वहाँ पे ये इन चीज़ों का बहुत मेंशन होता है। BFS वो निकालने के लिए काम आता है। ओके, फिर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स इनका यूज़ करती है। GPS नेविगेशन सिस्टम BFS का यूज़ करता है। ठीक है, फिर पाथ फाइंडिंग के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, तो BFS के ये कुछ यूज़ केसेस हैं। और DFS कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? तो DFS यूज़ होता है साइकिल डिटेक्ट करने में। अब हम लोग ने पहले ही मेंशन किया था कि साइकिल आ जाए तो आप शायद लूप में फंस सकते हो, तो उसके लिए काम आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप देखो ना तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग और बाइपर्टाइट। ठीक है, तो ये है ना आगे जाके हमारे टॉपिक्स होने वाले नेक्स्ट सेशन में, या नेक्स्ट जो भी इंटरमीडिएट सेशन होगा उसमें ये हमारा टॉपिक होने वाला है कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग और बाइपर्टाइट क्या होता है। तो इसके लिए भी आप जुड़े रहिए। ठीक है, आगे हम लोग फॉर श्योर इन टॉपिक्स पे लेंगे सेशन। तो इनके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्विंग पजल्स विथ वन सोल्यूशन। सो सॉल्विंग पजल्स विथ वन सोल्यूशन क्या होता है? तो जैसे कि आपने बचपन में न्यूज़पेपर्स में वो मेज़ वाला पजल होता है ना, वो सॉल्व किया होगा शायद। जहाँ पे हम लोग को एक रैट को चीज़ तक पहुँचाना होता है, बीच में एक मेज़ होता है बहुत बड़ा। तो उसमें एक एक ही सोल्यूशन है, एक ही रूट है। तो उसके लिए BFS का यूज़ अच्छे से हो सकता है। तो ये है कुछ एप्लीकेशन DFS के, सॉरी DFS के कुछ एप्लीकेशन है ये। तो यहाँ पे हम लोग ने एप्लीकेशंस भी डन कर दिया है। तो अभी यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो ना तो वो अभी क्लियर कर सकता है। ओके, और सेशन स्टार्ट किए हमें शायद 45 50 मिनट्स हो चुके हैं। तो आई वुड से हम लोग 5 मिनट का एक 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक भी ले सकते हैं। सब लोग यहीं पे रहो, ज्वाइंट रहो, खाली एक छोटा सा ब्रेक, जिसको पानी वानी पीना हो या पी सकता है। और किसी को कोई डाउट पूछना हो तो वो अभी इन 5 मिनट में मुझसे क्लियर आउट कर लो, क्योंकि आगे जो है हम लोग प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ने वाले हैं। और संकेत जो नेक्स्ट स्पीकर है, संकेत खड़से, उन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रॉब्लम सिलेक्ट करके रखे हैं। तो उसके लिए आप फ्रेश फील करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी यहाँ तक कोई भी BFS या DFS को लेके या किसी भी चीज़ को लेके किसी को डाउट हो तो यहीं पे क्लियर आउट कर ले। ओके, ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। और संकेत, आई वुड लाइक कि 5 मिनट के बाद आप ही स्टार्ट कर दो। Yeah, we will start sharp at 3:55. Okay. ओके, Thank you Harsh, for explaining everything in such a simple manner. गाइस, आप सबको किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते बिना किसी अ, हिचकिचाहट के। कोई है ऐसा जिसे कुछ पूछना है? फेथ अवेलेबल है, वो आपके डाउट्स क्लियर करवा देंगे। हेलो। हाँ, या हेलो। हेलो, हाँ हाँ, वो जो डीएफएस में अपन डीएफएस वाला स्लाइड दिखा। ये हाँ, तो इसमें जब अपन ने इनिशियली जब सोर्स नोड से स्टार्ट किए जीरो, तो हम्म जीरो के जो 3 नेबर्स थे, 1 2 हम्म और 3, तो हम्म मीन्स अपन डिसाइड कैसे करेंगे कि फर्स्ट 1 पे विजिट करना है या 2 पे या 3 पे? ओके, हाँ, तो इसको हम लोग है ना डायरेक्टली स्टैक में पुश कर दिया था हमने। ठीक है, और स्टैक के टॉप पे जो भी है उसको आप विजिट करो।
स्टैक के टॉप पे जो भी है। अब अगर आपने स्टैक के टॉप पे 2 को विजिट किया होता है तो हाँ आपका थोड़ा क्या बोलते हैं सीक्वेंस थोड़ा अलग आया होता, लेकिन आपने डेप्थ में ही ढूंढा था, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वैलिड। ओके। और कोई गाइस, किसी को हाँ कुछ डाउट या? एक्चुअली मेरा एक डाउट था कि अपन लेफ्ट टू राइट जैसे इसमें फिल कर रहे होंगे, जैसे कि 1 2 10 3 4 0, हाँ हाँ हाँ। तो इसमें स्टैक में अपन का जनरली होता है जो टॉप में एलिमेंट वो होता है जो लास्ट में फिल करते हैं, यस। तो इसके अकॉर्डिंग तो अपन लास्ट में 3 फिल कर रहे हैं, तो वो हाँ पहले अपन को निकालना चाहिए था। हाँ, एक्चुअली हम लोग ने यहाँ पे पुश किया है 3 to 1, मतलब रिवर्स ऑर्डर में हम लोग ने ओके पुश किया 3 है, 2 ठीक 1, है? सो 3 to 1 अपन हमने राइट पुश टू किया था। लेफ्ट। या ओके। या अगर आप लेफ्ट टू राइट भी अगर आप पुश करोगे ना तो हाँ सीक्वेंस थोड़ा अलग आएगा, लेकिन आपका मेन मोटो क्या था कि आपको सारे नोट्स विजिट करने थे इन डेप्थ, राइट? ओके। इन डेप्थ आपको विजिट करने थे सारे नोट्स, तो आप उसी सीक्वेंस में विजिट करोगे, मतलब शायद यहाँ पे सीक्वेंस, ये सीक्वेंस अलग आएगा, लेकिन आप डेप्थ में ही जाओगे। ओके ओके, थैंक यू। और कोई, किसी को कुछ डाउट हो या फिर किसी को कुछ फीडबैक देना हो, कुछ पसंद आया हो तो वो भी आप कह सकते हो, आप खुद को बता सकते हो। जो एडजेसेंसी लिस्ट वाला जो था, हाँ उसमें हमने जो था इससे एरे से किया था। ओके। हाँ, हाँ यही वाला। हाँ, इसका हाँ जो कोड था हाँ उसमें जो एरे लिया था हमने, हाँ ये इसमें जो एरे लिया उसमें n+1 क्यों लिया है? हाँ, n+1 क्यों लिया है? क्योंकि ना देखो, यहाँ पे होगा ये कि यहाँ पे हम लोग ने ना नंबर ऑफ नोट 0 से कंसिडर किया है, राइट? यहाँ से 0 से लेके 5 तक तो 6 नोड्स है, हमें पता है, लेकिन ज़्यादातर ग्राफ्स में ना आपको 0 स्टार्टिंग नोड नहीं दिया जाता है, आपको अच्छा। स्टार्टिंग नोड दिया जाता है 1। हाँ ओके, तो स्टार्टिंग नोड अगर 1 दिया जाएगा तो आपको लास्ट नोड आपका n होगा, राइट? हाँ। तो n+1 साइज का आपको बनाना पड़ेगा, और जीरोथ जो उसमें जीरोथ पोजीशन जो होगी उसमें वो एम्प्टी होगी, कि 0 का कोई भी नेबर नहीं है। अच्छा, ठीक है ठीक है, थैंक यू। Okay, so Yet, if everyone is done questioning, so I can share my screen. ओके, या यू कैन बिगिन। हाँ संकेत, यू कैन कंटिन्यू नाउ। Okay, so 355 is happened. So hello everyone, and I would like to say that was a lot of theory, but it was very well explained by Heath. So without any further delay, we will start with our problem solving part. So okay, so you see Walter here. So before we start the problems, I would like to ask, uh, raise hands the Breaking Bad fans. I am myself a Breaking Bad fans. Okay, so that was a lot of hands. So I have made the questions based on the Breaking Bad analogy, the Breaking Bad theory. So the questions are really interesting, and I'll try to explain it in as much detail as possible. Okay, so let's move on to the first question, shall we? Okay, the first question is: Walter goes for an interview, and the interviewer gives him a connected graph which should contain all numbers from 1 to n as nodes, but some of those are missing. He is also given a number m between 1 to n, and Walter has to find out whether the number is present in the graph or not. ओके, तो सबसे पहले हमें सोचना, मैं ये ग्राफ एक्सप्लेन करता हूँ। लो, सो as given in the question, there are nodes from 1 to n. So if we say the n is 6, so there are nodes from 1 to n, 1, 2, 4, 5, 6. And as you can see, if we give the number m equal to 3, so 3 is missing here. Okay, so in our code,
if we were given number m equal to 3, the code should return true because 3 is missing. If m was 4, so the code should return true because 4 is present in the graph. So jumping on to the coding part, first I would like to say that हम यहाँ कैसे अप्रोच करेंगे कोडिंग को कि जो हमारा माइंड है, जो हम सोचते हैं, उसको हम कोडिंग में कन्वर्ट करेंगे कि जैसे इतने बताया ग्राफ जो रहता है वो मोस्टली रियल वर्ल्ड सिनेरियो से ही रहता है. तो हम पहले थिंक करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, फिर उसको कोड करेंगे. ठीक है, तो थिंक कैसे करेंगे हम देखो अभी. So what we did is we looked over the graph, right? So first thing we looked over the graph. Then we stored all the nodes we see in our memory, right? So we stored 1, 2, 4, 5, 6 in our memory. Now we check whether the number m is present in our memory or not. So let's say m is 3. So no, 3 is not present. So that's it. The thinking part is done. So there are two parts here. First is looking over, and the second is checking whether number m is present or not. So in coding analogy, the looking over part is called traversal. So as I explained earlier, there are two types of traversals, DFS and BFS. We can use either of them, and what we'll do is we'll do traversal over the whole graph, and we will store all the visited nodes in an array. ओके, और बाद में हम चेक करेंगे कि m उस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं. सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग. सो एज यू नो दैट BFS के लिए एक क्यू लगता है, तो सबसे पहले हमें क्यू डिफाइन करेंगे. और ये एक लाइव कोडिंग है, तो उससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा और आप लोगों को रियल वर्ल्ड में समझ भी जाएगा कैसे है. तो ठीक है, तो क्यू आ गई हमारी. उसके बाद हमें एक एरे लेना है जिसमें हम नोड्स जो विजिट कर रहे हैं वो स्टोर करने वाले. ठीक है, तो एक एरे लिया VIS नाम का, विज. नाउ व्हाट वी विल डू इज BFS algorithm says that we start from a node, traversing node. So let's say we start from 1. We can start from anywhere, but for convenience we are starting from 1, and we start from 1 and we visit all its neighboring nodes. Only if, on one condition, only if the neighboring node has not already been visited, right? So first of all we will put a while loop here over queue. So this while loop doesn't end until the queue is totally empty, right? Now what we'll do is we'll extract the first element from the queue. So let's extract the first element in a variable named CUR, right? So okay, so now we have the first element. We know that this element has been visited, so we put the visited element in the visited array. So this is how we do it. Okay. So as I said earlier, we have to visit all the neighboring nodes. So now how do we retrieve the neighboring nodes? So here we are using adjacency list to represent the graph. Okay, so the neighboring what happens in adjacency list, if you remember, the neighboring nodes of a node are stored in terms of list, in the form of list, and we can retrieve the neighboring nodes using graph of CUR, right? So graph is the name of our graph, and graph of CUR will return us a list. Okay, so wait a second. Okay, so now we will traverse over the list. Now what we have to do, we have to append the I in the queue only if I has not already been visited. So we check if I has not already been visited using an if condition, right? So if I is not in visited, we append it to queue. Okay, so that's it.
what you see here, 5 or 6 lines of code, that's the whole BFS. All right. Now coming to the second part. Now when this for loop is executed, when this while loop is executed, we have a list visited. The list contains all the all the nodes. So we have started from 1, right? तो visited जो हमारी list है उसमें वो सभी nodes आएंगे जो हम 1 से reach कर सकते हैं. So the list will contain 1, 2, 4, 5, 6, right? So now we have to check whether number m is present in visited or not. So we put an if condition. So if m in visited, we return true or we return false. So let's see here. This is the age list, right? And then we inserted, we do the thing, and we call the function for 6, 3. So 6 are the number of nodes and m is what we find there. So this should return false. Okay, so it is returning false. So we know that 3 is not present. So what if we do, अगर हमने m को 4 कर लिया तो क्या होगा? तो देखते हैं. m को हमने कर लिया 4. Well, it is returning true. So the code is working. Alas. So moving on to the second problem. If you have any questions, you can ask. Do we have any questions? Okay, fine. I am audible, right? Yes. Okay, thank you. So moving on to the second problem. Walter successfully passed the first question, but the interviewer. Okay, so before moving on to the second problem, I would like to recite what we did in the first problem. So what we did is the question was we have to find whether a node is present in the graph or not. तो हमने क्या किया, ग्राफ को ट्रैवर्स किया, एक विजिटेड नाम का एरे ले लिया जिसमें सभी नोड्स आ गए विजिटेड वाले, और बस चेक किया कि एम है कि नहीं विजिटेड में. दैट्स इट. The second problem देखते हैं. So Walter successfully passed the first question, but the interviewer has another question for him. He is given a graph with n nodes numbered from 1 to n. Walter has to find out whether the graph is connected or disconnected. So first of all, let's see what is connected and disconnected. If you look at this graph is connected. But apparently, we are given the whole graph, which is disconnected. Why disconnected? Because you cannot reach any of these nodes from here, or you cannot reach any of these nodes if you start from here, right? So तो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को अप्रोच. और एक और बात बताना भूल गया कि इस ग्राफ में कोई नोड 1 to n में से मिसिंग नहीं है, राइट? तो सभी नोड्स प्रेजेंट है. तो जैसे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में किया, क्या करेंगे हम, पहले थिंक करेंगे, उसके बाद उसको कोड करेंगे, राइट? तो थिंक कैसे कर रहे हैं हम, तो सबसे पहली चीज़ तो हम मतलब दो टाइप से हम थिंक कर सकते हैं. पहले तो हम ये देखते हैं कि 5 to 8 या 6 to 8 या 5 to 10 कोई एज नहीं प्रेजेंट, जैसे यहाँ पे एज प्रेजेंट है. तो हम जो ग्राफ है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम है हमारा, उसको इमेज तो फीड नहीं कर सकते. और दूसरा एक प्रॉब्लम है कि जैसे अगर हमने चेक किया कि 5 to 8 वाली नोड प्रेजेंट है कि नहीं, वाली एज प्रेजेंट है कि नहीं, तो वो एक अप्रोच नहीं है, क्योंकि 3 to 4 वाली भी एज प्रेजेंट नहीं है, तो वो गलत आंसर देगा. सो द सेकेंड थिंग इज वी कैन डू is we start from 1. All right, so we start from 1 and we traverse all the nodes present, all the nodes reachable from 1. You can start from any node, you can start from 8 also. So the same thing, we will use an array visited. We put all the reachable nodes in the visited array, and after that, so if you start from 1, right, so you have the visited array 1, 2, 3, 4, 5, 6, but you don't have 7, 8, 9 and 10. Why? Because you cannot reach there. So our solution comes here. So we have after we have the visited array, हम क्या करेंगे, 1 to n हम ट्रैवर्स करेंगे और देखेंगे कि 1 है कि नहीं, 2 है कि नहीं, 7 है कि नहीं. 7 नहीं है, ओके. तो
गलत हो गया हमारा, मतलब सही हो गया हमारा, तो ग्राफ डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको कोड करेंगे अभी। सो इसको कोड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम BFS यूज करेंगे, DFS यूज करेंगे, सॉरी, क्योंकि BFS हमने कर लिया है पहले यूज। तो what DFS algorithm says that you have to maintain a stack, right? So there are two types of DFS algorithm, एक रिकर्सिव है और एक इटरेटिव है। तो इटरेटिव वाले में तो हमें यूजर डिफाइंड स्टैक यूज करना पड़ता है और वो बहुत लंबा था। तो जैसे इतने बताया कि रिकर्सिव वाला मोस्टली यूज होता है और वो शॉर्ट भी है, तो हम रिकर्सिव वाला यूज करेंगे, उसमें सिस्टम वाला स्टैक यूज होता है। ठीक है, तो स्टैक तो हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सिस्टम वाला ही है, हमें बस डिफाइन करना है एरे। तो एरे हम डिफाइन कर लेंगे विजिटेड नाम का, जिसमें हम नोट्स विजिटेड वाले डालने वाले हैं। तो अभी पाइथन बहुत कूल लैंग्वेज है, तो उसमें हम फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल सकते हैं। तो जो अंदर वाला फंक्शन है उसको बाहर वाले फंक्शन के सभी जो वैल्यूज़ है वो एक्सेसिबल रहती हैं। तो हम एक अंदर वाला फंक्शन डिफाइन करेंगे DFS, जो रहेगा रिकर्सिव, राइट। तो कोई भी रिकर्सिव फंक्शन के लिए हमें एक जो DFS का जो रिकर्सिव फंक्शन है उसके लिए करंट नोड लगती है जहाँ से वो स्टार्ट करेगा। So let's say you start from 1. So you have the current node. Now the DFS algorithm says you traverse all the you go to all the neighboring nodes of current node. और वो neighboring node अगर पहले से visited नहीं है तो उसको DFS algorithm के लिए कॉल करना है। तो रिकर्स आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले तो करंट नोड जो है हमारी वो विजिट हो गई, तो उसको विजिट में हम डाल देंगे। Now what we do is right, so now we have to traverse all the neighboring nodes, so we retrieve the neighboring nodes using graph of CUR. So we put a for loop here, and now we check if I has already been visited or not. So if I is not visited, we put it into we put it into the stack basically, but for internal stack we call the DFS function for it of I. So these 5 lines of code is done. That is DFS. That's all there is. Okay, so after this recursive function is done, ओके, एक चीज़ बताना रहेगा कि ये फंक्शन खुद को कॉल नहीं करेगा, तो हमें कॉल करना पड़ेगा। और कॉल करने के लिए जैसे हमने पिछले बार किया था, नोड 1 से स्टार्ट किया, तो हम जैसे नोड 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 7 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डजेंट मैटर। ऑल वी नीड इज द विजिटेड एरे, राइट। सो हम नोड 1 से स्टार्ट करेंगे, तो पहले तो करंट में डाल देंगे 1 और DFS कॉल कर लेंगे CUR से। तो ये पूरा रिकर्सिव हो गया। उसके बाद हमारा विजिट एरे अपडेट हो गया। अभी इस लाइन के बाद हमारे पास एक विजिट एरे है जिसमें 1 से रीचेबल सब नोड्स है। नाउ ऑल वी हैव टू डू is check whether 1 is present, 2 is present, 3 is present, 10 is present, like that. So we traverse all the numbers from 1 to n and check if I is present in, sorry, if I is not present in visited. If I is not present, we return false. Okay, we can return disconnected as well. Else we return connected. So यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है तुम लोगों को, ये सेम ग्राफ मैंने इस पे ही डाल दिया है। तो जो n है हमारा 10 है और इसके बीच में कोई रिलेशन, कोई एज नहीं है, तो इसको हम रन कर लेंगे। इट शुड रिटर्न डिस्कनेक्टेड। It is returning disconnected. So to otherwise check the algorithm, what we can do is हम 6 to 8 या 5 to 8 इस कई में मतलब कुछ भी करके इन दोनों को कनेक्टेड कर लेंगे।
तो लेट्स से 6 और 8 के बीच में हमने एक एज डाल दिया, तो यहाँ पे 6 to 8 के बीच में एज डाल दिया। अभी ये जो है कनेक्टेड है ऐसा, तो इट शुड रिटर्न कनेक्टेड, तो रिटर्न कर लिया, कनेक्टेड आ गया। तो किसी का कोई क्वेश्चन है? बीएफएस हो गया हमने। इसमें एक और अप्रोच ट्राई कर सकते थे कि जो नोड है उसके नेबरिंग नोड अगर 2 या 2 से ज्यादा है तो वो कनेक्टेड है, अदरवाइज नहीं। तो 6 का कैसे होगा फिर? 6 का भी 2 से कम ही है ना, एक ही है। ओके, अच्छा वैसा। तो फिर 9 का क्या होगा अगर 6 और 8 कनेक्टेड है तो? 9 का भी एक ही नेबरिंग नोड है ना, हाँ, तो 2 के तो फिर वो डिस्कनेक्टेड है। नहीं, 6 और 8 के बीच में अगर एज है तो फिर 9 का क्या होगा? 6 और 8 के बीच में अगर एज है तो वो उस पार्ट के लिए तो कनेक्टेड है, बट 9 पे चेक करेगा तो वो डिस्कनेक्टेड बता देगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? 6 और 8 के बीच में अगर नोड है, सॉरी एज है, तो पूरा edge ग्राफ है। कनेक्टेड है ना? हाँ वहाँ पे कनेक्टेड है, बट वो पूरा ग्राफ तो अच्छा ओके 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 समझ आ गए? हाँ Right. तो उसके लिए आई गेस, मतलब मुझे तो एक ही अप्रोच मालूम है, अगर किसी के पास और होगा वैलिड तो वो बता सकता है। Shall we move on to the next problem? This problem is the most interesting one. Okay, so let's move on. Okay, so Skylar is Walter's wife. इसके पहले का रिकैप देना रह गया। तो हमारा क्वेश्चन था कि ग्राफ कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। हमने क्या किया, किसी भी नोड को पकड़ा, उसको पकड़ के उसके सारे रीचेबल नोड्स को एक एरे में डाल दिया और बाद में चेक किया इफ ईच नोड that we are given ideally are in the array or not, right? So that was really simple. So the third problem is Skylar is Walter's wife and she is doubting if Walter is Jesse's friend or on Facebook or not. So you are given a graph which may be connected or disconnected, and you have to find whether Walter and Jesse are connected to each other or not. The connection may be mutual. So I hope you know what mutual is. So Walter and Skylar, Walter as Hank. So these are direct connection. And the look at my pointer. Walter to Hank, Hank to Gus, Gus to Nacho. So these are mutual connections, right? So can you guys suggest a approach here? Can anyone suggest an approach? कैसे हम देखेंगे कि वॉल्टर और जेसी कनेक्टेड है कि नहीं है? It's hint देता हूँ, is based on the previous two problems. Okay. So जैसे मैंने बोला कि it's based on the previous two problems. What we did in the previous two problems, we used an array visited. So we started from Walter. We start from Walter. We put all the reachable nodes in the array visited, and after we have the full array visited, so in the array visited what we have, all the reachable nodes, so all the Facebook friends of Walter, right? So all we have to check at the end if is Jesse is present in the friend list of Walter, right? So इसका तो सेकेंड प्रॉब्लम से बहुत ही रिलेटेड है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सेकेंड प्रॉब्लम का डायरेक्ट कोड इसमें कॉपी कर लेंगे। सो देखो अभी हमने क्या किया था सेकेंड प्रॉब्लम में, डीएफएस किया, एक एरे विजिटेड ले लिया, और फिर बाद में जो चेकिंग का पार्ट है वो अलग है, तो चेकिंग का पार्ट तो डिलीट कर लेंगे हम। तो देखो अभी सेटअप है, हमने क्या किया, इसको एन और एम लग रहा है, तो जैसे वॉल्टर और जेसी डाल दिया एन और एम में, तो चेक करेंगे कि एन टू एम कोई कनेक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन कॉल कर लिया, फंक्शन में आ गए, एक विजिटेड एरे ले लिया, डीएफएस कर लिया रिकर्सिव वाला। उसके बाद जब फंक्शन कॉल करेंगे तब वन तो है नहीं हमारे इसमें, तो स्टार्ट करेंगे एन से, तो जैसे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वैसे कोई डिफरेंस नहीं है।
तो स्टार्ट कर लिया एन से, मतलब स्टार्ट कर लिया वॉल्टर से। अभी जब ये डीएफएस वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक विजिटेड एरे। तो विजिटेड एरे आने के बाद जो विजिटेड एरे है वो एनालॉजी है वॉल्टर के फेसबुक फ्रेंड्स। सो ऑल वी हैव टू डू इज पुट एन इफ कंडीशन हियर, if JC is present in visited or not. If JC is present in visited, return true, else return false. So ये कोड को ट्रू रिटर्न करना चाहिए। ओके, ट्रू रिटर्न आ गया। तो अदरवाइज चेक करेंगे, कैसे करेंगे अदरवाइज चेक? कि ये कर सकते हैं हम, हैंक और गस के बीच में जो कनेक्शन है, जो उनका फेसबुक फ्रेंड है हैंक का, वो निकाल लेंगे। तो ये नोड, ये एज हमने अगर निकाल ली तो इनका एक अलग ग्रुप सर्कल बन जाएगा, वॉल्टर, स्काइलर, मरी और हैंक का। और गस वाले जो ड्रग्स वाले लोग हैं उनका एक अलग सर्कल बन जाएगा। तो वो कर लेंगे हम। यहाँ पे हैंक और गस, तो ये कर लिया हमने रिमूव। ये तो वैसे रहेगा, तो दिस शुड रिटर्न फॉल्स, इट इज रिटर्निंग फॉल्स। सो इसको एक बार रिकैप कर लेंगे और फिर क्वेश्चन लेते हैं। तो आवर टास्क वाज, हमें देखना था कि वॉल्टर और जेसी फेसबुक फ्रेंड्स है कि नहीं, मतलब वॉल्टर टू जेसी कनेक्शन है कि नहीं। मतलब इफ अगर हमने वॉल्टर से स्टार्ट किया ट्रैवर्सिंग तो हम जेसी तक रीच कर रहे हैं कि नहीं, राइट? तो ऑल वी हैव टू डू इज यूज एनी ट्रैवर्सल फंक्शन, डीएफएस और बीएफएस, maintain an array visited, and all we have to do is check if JC is visited or not, right? So if you guys are ready, if you have any questions you can ask. Do we have any other approach for problem 3? Because there's one, but it's pretty difficult, so I won't explain it. But if you have, you can explain. Okay, so I think Sahil, you can continue with your part. Sanket, please keep the presentation on Yeah, and move to the next. So first of all, thank you, Sanket, for explaining these problems and making all these problems look so easy. And guys, आप सबने अभी प्रॉब्लम्स का इम्प्लीमेंटेशन देख लिया कि हमें ग्राफ्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, बट अब प्रैक्टिस का टाइम आ चुका है। तो आपके लिए गोल्डन चांस है प्रैक्टिस का। कल रक्षाबंधन है, आप सेलिब्रेट करके रात को 9:30 बजे हमारा अगस्त कुक ऑफ चैलेंज रहेगा कोडस्टर्स के प्लेटफॉर्म पे। So I would request everyone to participate in it. And before you all leave, please make sure to fill up the feedback form. So, one of our executive members will be putting the link in chat box soon. And I would like to thank everyone to wait till the ending of this event. और आप सबके फीडबैक हमें चाहिए, तो आप कुछ बोलना चाहोगे क्या? कोई ऐसा है कि कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चंस उन्हें पूछने हैं, या फिर कुछ बताना है कि इवेंट कैसा लगा, तो आप प्लीज़ अपना माइक ऑन करके या अपना हैंड रेज करके हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ आपको अगर हमसे जुड़े रहना है तो हमारी लिंक ट्री की लिंक मैं अभी चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। वहाँ पे आपको सब तरह के प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिल जाएगा, डिस्कॉर्ड हो या व्हाट्सएप हो या फिर यूट्यूब हो, आप सब जगह, या फिर हमारी वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हो। So for regular updates, resources, chats, and more such events, please keep connected. Please stay tuned with us. Also, हमारे अगले इवेंट्स के बारे में भी हम आपको रिमाइंड कर देना चाहेंगे। हमारा अगला इवेंट रहेगा प्लेसमेंट टॉक्स के बारे में। हमारे चैप्टर के फॉर्मर सीपी लीड, इनसे हम बात करने वाले हैं 26 अगस्त को। और हमारे कॉलेज में हाईएस्ट प्लेसमेंट ग्रैब करने वाले लोगों में से एक है वो, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उसके लिए भी आप ज्वाइन करना ना भूलिए। So thank you everyone. Please make sure to fill up this feedback form.
और कुछ कहना हो तो प्लीज आप कह सकते हैं अभी। एनीवन? Okay, Sahil, I think we can conclude the meeting. All right, so please make sure to fill up the feedback form, and thank you for joining. You may leave now. Thank you. Ten.